नाज़रीन, जो क्लेम और होप थी मिडिल ईस्ट में रीजन के अंदर एक स्टेबिलिटी और सीज फायर के हवाले से, एक परमानेंट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के हवाले से, वो तो अब फेल हो चुकी है। और खासकर जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल में जो अमेरिका ने एक न्यू गजा प्लान लेकर आए हैं और जो वो प्रेशराइज कर रहे हैं, तो पहले भी उम्मीदें कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन बहरहाल एक नया सिनेरियो डेवलप हुआ कि सीज फायर हुआ, ट्रम्प कह रहे हैं पीस हो रहा है, इंटरनेशनल फोर्सेज आ रही हैं, तो ये एक नया फेज था, एक नया आप कह लें कि एक चैप्टर था कि जिसमें ये चीजें बयान की जा रही थी कि शायद कोई रेजोल्यूशन जब यहां पर हो जाए। अब वो तो फारे हो गया, यानी रीजन में भी कोई अमन शांति सुकून नहीं होने जा रहा। कभी लो स्केल बॉम्बिंग होती रहेगी, दरमियान में फुल स्केल अटैक शुरू हो जाएंगे, कभी ईरान जंग शुरू हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो ये जंग यहां पर नहीं रुकने जा रही। दूसरी तरफ जो आलमी मंजरनामा है वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खौफनाक सतह के ऊपर एस्केलेट हो चुका था और अब वहां पर भी मजीद एस्केलेशन जब होने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि एक लार्ज स्केल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से अब दुनिया का जो रिवर्सल है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। ग्लोबल पावर जो है वो अब आपस में टकराने जा रही हैं, ये ऐसा लग रहा है। अमेरिका से थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है। अमेरिका ने ये ऑर्डर किया है कि 1 मिलियन ड्रोन जो है वो प्रोड्यूस किया जाए और अमेरिका जो है वो बहुत पीछे रह गया ड्रोन्स की प्रोडक्शन के अंदर। चाइना और रशिया बहुत आगे निकल गए हैं, तो अमेरिका को इसमें अब महसूस हुआ है कि ड्रोन वॉरफेयर में वो पीछे हैं। 1 मिलियन ड्रोन वो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, आप अंदाजा लगा लें। साथ ही कुछ घंटे पहले जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम जंगों के लिए प्रिपेयर अपने आप को कर रहे हैं। जो वॉर कॉलेज है उसमें उन्होंने ये बात की है स्पीच के दौरान कि हम जंगों के लिए बाकायदा तैयारी कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने कंफर्म किया है। और जर्मनी से क्या खबर सामने आ रही है? जर्मनी से आज खबर यह है कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और जब से वो नेटो का मेंबर बना है, पहली बार इतनी बड़े नंबर्स के अंदर नेटो फौज वहां पर आ रही है। 8 लाख नेटो ट्रूप्स जर्मनी आ रहे हैं और जर्मनी में इसके लिए लार्ज स्केल प्रिपरेशंस शुरू हो गई हैं। जाहिर है कि लॉजिस्टिक्स और उनको होस्ट करना, 8 लाख, ये किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा नेटो ट्रूप्स होंगे और ये वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़े नंबर्स के अंदर यहां पर उनकी मौजूदगी होगी। तो जर्मनी में इतना बड़ा बिल्डअप, 8 लाख फौजें नेटो की, वो इतना बड़ा बिल्डअप वहां पर करने का मकसद क्या है? तो जाहिर है कि ये एक लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट जो है रशिया के साथ करने की यहां पर भरपूर तैयारी जो है वो की जा रही है। तो इसलिए लग रहा है कि अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामलात आलमी सतह पर जो वो चले गए हैं। और नॉर्थ कोरिया के हवाले से अमेरिका की स्टेटमेंट ये आई है कि रीजन में हम हाई अलर्ट हैं। पैसिफिक के अंदर अमेरिकन फौजें जो वो हाई अलर्ट हैं। जापान की प्राइम मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट जारी की है कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो फिर हमारी फौजें जो वो इंटरवीन करेंगी। तो उधर ईरान के थादी, रशिया, चाइना, ईरान खुद ये एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ईरान को चाइना की क्या सपोर्ट पहुंच रही है और चाइना जो है वो एक बड़ी ताकत के तौर पर किस तरह इमर्ज कर रहा है और अमेरिकन हेजेमनी को वो चैलेंज कर रहे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। रोज चाइना कुछ ऐसा कर रहा है कि उनकी हेजेमनी चैलेंज हो रही है। 2 दिन पहले ये खबर सामने आई कि चाइना ने अपना पहला ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो बना लिया है, फर्स्ट चाइना मेड। उससे पहले जो उनके पास थे उसमें वेस्ट के कंपोनेंट्स जब वो शामिल थे, इसलिए वो फ्रीली उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने ईरान को ट्रांसफर करना होता तो फिर उनको वेस्ट से इजाजत लेना पड़ती, इसलिए वो ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। तो अब जो है वो चाइना ने पहला बना लिया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज क्या खबर सामने आ रही है? आज ये खबर है कि चाइना का 3rd एयरक्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, वो इन सर्विस उन्होंने आज शामिल कर लिया। बीजिंग कमीशन्ड 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, फर्स्ट वन मेड इन चाइना। दुनिया में जो इकलौती ब्लू वाटर नेवी है वो अमेरिका की है, जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और इस रेस में जो दूसरे नंबर पर पीछे पीछे आ रहा है वो चाइना है। आज उन्होंने 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर जब वो बना लिया है और ये पहला कंप्लीटली चाइना मेड है। इससे पहले जो उनके पास है उसमें कंपोनेंट्स आगे पीछे चीजें हैं वो भी चाइना के, लेकिन उसमें तो ये फर्स्ट चाइना मेड एयरक्राफ्ट कैरियर। और अब उनके पास जब वो 3 हो गए, चाइना नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर एंटर्स इन सर्विस, द गार्डियन। चाइना लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर एंटर्स सर्विस टू एक्सटेंड रीच इनटू हाई सीज। तो अब जापान की ताकत तो जाहिर है, मतलब चाइना बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है।
चाइना लॉन्चेस थर्ड एयरक्राफ्ट करियर एज ट्रंप मॉक्स देयर टेक। उधर ट्रंप जो है उन चाइना का मजाक बना रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी तो कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल सबको पता है कि कौन ये टेक्नोलॉजिकल रेस जीतने जा रहा है, और खुद एनवीडिया के सीईओ ने ये कहा कि चाइना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस जीतने जा रहा है। 80,000 टन का ये जो एयरक्राफ्ट करियर है, यहां से J-35 ये सारे जब लॉन्च किए जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी पावर है जो ये हासिल कर रहे हैं। जापान ऑलरेडी नर्वस अबाउट बीजिंग ब्लू वाटर एम्बिशंस। चाइना जो है वो ब्रॉडली और रैपिडली अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है। अच्छा, अब देखें, चूंकि जापान की कॉलोनी रहा है चाइना, जापान और चाइना के ताल्लुकात बहुत ज्यादा तल्ख हैं, यानी जापान ने कॉलोनाइज कर लिया था ना चाइना को, और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर फिर ये सारा मामला खत्म हुआ है। तो जिस दिन जापान का सरेंडर हुआ है, उससे चाइना जो है वो विक्ट्री डे के तौर पर जब वो मनाता है, और इसलिए आपने तो देखें 1 सेंचुरी के बाद दुनिया कहां पर खड़ी है। पिछली सेंचुरी में यूरोपियंस चाइना को कंट्रोल कर रहे हैं, जापानीज चाइना को कंट्रोल कर रहे हैं। आज वही चाइना इतनी बड़ी ताकत बनकर आ गया है कि खुद जापान परेशान है और खुद यूरोप परेशान है कि करना क्या, और सबसे बढ़कर अमेरिका परेशान है। अच्छा, इसके साथ देखिए कि चाइना ईरान की मदद को आ गया है। हमने आपको बताया था कि ईरान के अंदर सिवियर वाटर क्राइसिस जो वो पैदा हो चुका है, ठीक है ना, और हमने आपको बताया था कि इसका ताल्लुक बराह रास्त जंगों के साथ है। जैसे सीरिया में वाटर क्राइसिस पैदा हुआ, डिजर्टिफिकेशन हुई। डिजर्टिफिकेशन उस अमल को कहते हैं कि आपकी जो फर्टाइल लैंड है वो सहराई जमीन जब वो बन जाती है। तो सीरिया का जो कोलैप्स है उसमें डिजर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक तो लोग डिस्प्लेस हुए और इकॉनमी उससे डैमेज हुई। तो ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें तेहरान खाली करना पड़ सकता है अगर ये डिजर्टिफिकेशन खत्म ना हुई। तो आज खबर ये सामने आ रही है कि चाइना ईरान की मदद को पहुंच गया है डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। चाइना के बारे में अगर आपने सुना है तो चाइना ने वो टेक्नोलॉजी उनके पास है और वो प्रैक्टिकली इसको वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। वो अपने जो बड़े बड़े सहरा हैं उनको खुशहाल और फर्टाइल और सब्जे के अंदर जब वो तब्दील कर रहे हैं। तो चाइना ने कहा है कि हम ईरान की मदद को आ रहे हैं। ईरान चाइना टू डेवलप कोऑपरेशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ये उनका मुआहदे तय पा रहे हैं। सिवियर वाटर क्राइसिस है और ये लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है ये उसका हिस्सा है। अब मुझे बताइए कि वाटर क्राइसिस का स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन से क्या ताल्लुक है? भाई स्ट्रेटेजिक तो हमें ये समझ आता है इकोनॉमिक है, मिलिट्री कॉपरेशन, तो ये वाटर क्राइसिस और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन। तो जंगे नाज़रीन सिर्फ ये नहीं होती कि जब मिलिट्रीज आपस में आकर लड़ती हैं। मिलिट्रीज जब आपस में आकर लड़ती हैं तो वो आखिरी स्टेप होता है, उससे आगे कुछ नहीं होता। तो ये जो उससे पहले हो रहा होता है, जो ईरान के साथ हो रहा है, ये जंग ही है। जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हैं, जो उनकी इकोनॉमी को कोलैप्स करने की कोशिश की जा रही है, जो उनको डेमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो उनको उनके खिलाफ प्रोपेगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ईरान में डिजर्टिफिकेशन होती है, जो मैंने सीरिया से आपको मिसाल भी दी, तो उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, तेहरान खाली होगा तो कितने बड़े क्राइसिस और मसाइल आएंगे। तो ये ईरान के लिए जरूरी है कि इस मसले का हल किया जाए। ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो इसलिए चाइना फौरी जब वहां पर पहुंचा है। तो अब ये आप तस्वीर देख सकते हैं, यानी कैसे सहरा को जब वो सब्जे के अंदर वो तब्दील कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चाइना किस तरह एक एक चीज के ऊपर ईरान के साथ खड़ा है। और ईरान के डिफरेंट ऑफिशियल जो हैं वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, चूंकि ट्रंप ने एडमिट किया है कि ईरान पर हमला उसने करवाया। तो ये जो उनके फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि मार्को रूबियो ने 13 जून 2025 को ये स्टेटमेंट जारी की थी कि जो इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, ये यूनिलैटरल है, इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। तो अब जो है वो ट्रंप ने इसको एडमिट किया, जिससे ये साबित हुआ कि मार्को रूबियो ने और अमेरिका ने जब वो झूठ बोला एंड दे वर पार्टिसिपेंट कि जो ईरान के खिलाफ जब अग्रेशन हुआ है। और अमेरिका का जो झूठ है वो बिल्कुल बेनकाब हो गया है और अमेरिका को जब वो अकाउंटेबल ठहराया जाए, ये सारी बात जब वो कर रहे हैं। तो असल बात यह है कि जो भी इजराइल करता है वो अमेरिका की मर्जी के साथ होता है, अमेरिकन परमिशन के साथ होता है। अमेरिका इजराइल के साथ है, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो इसलिए जब तक फलस्तीनी कॉज के ऊपर डोमिनेंस है अमेरिका की, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। जब तक कोई तीसरी पार्टी इसमें शामिल नहीं हो जाती जो ऑनेस्ट ब्रोकर हो, तब तक ये मसला जब हल नहीं होगा। इसलिए अमेरिका 60-70 साल में ये मसला हल नहीं करवा सका।
अच्छा, अमेरिका के अंदर एक भरपूर जंग इस वक्त जारी है और उसका नतीजा आपने इलेक्शन में भी देखा, और उसके बाद इजरायली लॉबी जो है वो और ज्यादा वसाइल और ज्यादा पावर, 26 बिलियनर्स जो कि मेजॉरिटी इनके बिलियनर्स हैं, उन्होंने ज़ोहरान ममदानी खिलाफ फंडिंग की और आखिरी वक्त में बोरियों के मुंह खोल दिए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर झोंक दिए। तो अब वो बिलियनर्स और ज्यादा पैसा लगाने जा रहे हैं। अब जो हॉलीवुड के बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई है, उनके खिलाफ ये तैयारी की जा रही है कि उनको किसी फिल्म का हिस्सा न बनाया जाए और उनके बिल्कुल करियर जो है वो खत्म कर दिए जाए। डेली मेल, हॉलीवुड ए लिस्टर्स यानी ए कैटेगरी के एक्टर्स जो हैं मे बी ब्लैक लिस्टेड फॉर एंटीसेमिटिज्म अंडर पैरामाउंट न्यू एंटी वर्क लीडरशिप। पैरामाउंट आपको पता है सबसे बड़ा उनका स्टूडियो है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। अब ये जो पैरामाउंट है ये एक शख्स ने खरीद लिया है और उस शख्स का नाम है लैरी एलिसन। लैरी एलिसन जो है उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है, इसके एहसास से जब वो इलोन मस्क से भी ऊपर चले गए। तो लैरी एलिसन वो है जिसने टिकटॉक खरीदा है, और ये वो है जिसका सीबीएस न्यूज और बाकी बहुत सारे चैनल्स इसकी मलकियत हैं, ठीक है ना। तो ट्रंप के बहुत ज्यादा करीब है और ट्रंप की कैंपेन के अंदर बहुत ज्यादा फंडिंग लैरी एलिसन ने की है। अब इन्होंने पैरामाउंट जो है वो खरीद लिया है। तो अब ये नई क्या पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, वो हॉलीवुड के एक्टर्स अमेरिकन, जिसमें वो अदाकार भी शामिल हैं जिन्होंने हल्क का किरदार जब अदा किया है, तो इस तरह के बड़े ए लिस्ट के जो एक्टर्स हैं उनको ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं। आप जरा अंदाजा करें, तो असल में ये 15, 20, 30 बिलियनर्स ही हैं जो अमेरिका में ये कंट्रोल कर रहे हैं सारी पावर को। लेकिन ये सारे इकदाम भी अब उस सुनामी को रोक नहीं सकते जो आ चुका है, क्योंकि बुनियादी बात यह थी कि चीजें खुफिया थी, अब वो खुफिया नहीं है। यानी अब इन एक्टर्स को वो ब्लैकलिस्ट करेंगे तो ये एक्टर्स खामोश बैठे रहेंगे, या इनकी आवाज को दबाया जा सकेगा, या अमेरिकन नहीं देखेंगे कि उनके स्टार्स के साथ जो है वो क्या हो रहा है। एंटीसेमिटिज्म को अब कौन मानता है वहां पर, सबको पता है कि पीछे बात क्या है। ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन चलाई गई एंटीसेमिटिज्म की, उसका नतीजा क्या निकला। तो बुनियादी बात यह है कि लॉबी तो अपनी पॉलिसी जारी रखेगी, लेकिन इस सुनामी को अब किसी सूरत जब रोका नहीं जा सकता। फिर आप देखिए मरियम एडेल्सन, जो जब ट्रंप ने इजरायली पार्लियामेंट में स्पीच की तो वहां पर मौजूद थी, और ये मरियम एडेल्सन जो है वो है जिसने यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनवाने में अहम किरदार अदा किया, और ये वो है जिसने गुलान हाइट्स को रिकॉग्नाइज करवाने में अहम किरदार अदा किया। ये यानी बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट है और अमेरिकन नेशनल है और इसके पास बहुत पैसा है, और ट्रंप की सबसे बड़ी, इस बार भी इसने $100 मिलियन की फंडिंग ट्रंप को की है इस बार भी। तो अब ये रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं थॉमस मैसी, ये फलस्तीन के बहुत बड़े सपोर्टर बनकर सामने आए हैं, रिपब्लिकन यानी ट्रंप की पार्टी के, लेकिन फलस्तीन के बहुत बड़े सपोर्टर। तो अब इनको डी सीट करने के लिए मरियम एडेल्सन और बाकी जो ज़ायनिस्ट बिलियनर्स हैं उन्होंने फंडिंग शुरू कर दी है इसको डी सीट करने के लिए। Israeli political donor Miriam Edelson will lead a $20 million campaign to unseat Republican Congressman Thomas Massie. Trump presses billionaires to pour $20 million into Massie battle. अब ट्रंप के, चूंकि वो ट्रंप के ऊपर भी तनकीद करते हैं तो ट्रंप भी उनको पसंद नहीं कर रहे, तो अब ये 4-5 बिलियनर्स मिलकर, ज़ायनिस्ट बिलियनर्स मिलकर उसको डिसाइड करने की जब वो कैंपेन $20 मिलियन उस पर लगाने जा रहे हैं। ऑलरेडी मरियम ने $1 मिलियन इसके खिलाफ लगा भी दिए हैं, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए पिछले 2-3 महीनों के अंदर। तो मीडिया उनके पास है, सिनेमा उनके पास है, ये सारे टूल्स उनके पास हैं जो कि अब अमेरिकन को पता चल रहे हैं कि भाई वो कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये एक लड़ाई है जो अमेरिका के अंदर जारी है, और इलेक्शन में ये बड़ी खुलकर आपको लड़ाई जो है वो नजर आई है। अच्छा, अब जरा देखिए दुनिया कैसे एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है। ग्लोबल पावर्स, इसके खतरात हैं कि वो बरह रास्त आपस में टकरा सकती हैं। अगर वो बरह रास्त आपस में नहीं भी टकराती तो फिर वो बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर्स एक दूसरे के खिलाफ छेड़ने जा रही हैं। अमेरिका ने ऑर्डर दिया है कि वो ड्रोन को की जो प्रोडक्शन है वो $1 मिलियन करने जा रहा है, और अमेरिका जब वो मैसिवली एक्सपैंड करने जा रहा है अपनी ड्रोन प्रोडक्शन को, और उसने देखा है कि वो बहुत पीछे रह गया है चाइना, रशिया, यूक्रेन से। तो विद इन आप कह लेंगे बहुत जितना फास्ट हो सकता है
اور وہ یوکرین کے ساتھ جوائنٹ پروجیکٹس بھی کرنے جا رہے ہیں ڈرون پروڈکشن کے حوالے سے. اور فار دا فیوچر ہائی انٹینسٹی کانفلکٹس, آگے بہت بڑی جنگیں ہونے جا رہی ہیں جس کے لیے یہ ساری تیاری کی جا رہی ہے. سو یونائٹڈ اسٹیٹ پریپیئر کر رہا ہے سویپنگ ایکسپینشن, یعنی یہ نہیں کہ وہ 10,000 بنا رہے تھے تو اب 50,000 بنائیں گے, نہیں, وہ 10, 20,000, 50,000 سے 10 لاکھ ڈرونز ہے وہ بنانے جا رہے ہیں, اور ایک سال کے اندر وہ میکسیمم 50,000 صرف بنا سکتے ہیں. اس وقت ان کی کیپیسٹی یہ ہے. تو ورلڈ وار جو دونوں ہوئی ہیں ناظرین, اس میں جو پروڈکشن کیپیبلٹی تھی وہ سب سے زیادہ امریکہ کے پاس تھی. امریکہ روزانہ کوئی 400-500 ایئر کرافٹ ڈیلی بنا رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اتنی زیادہ پروڈکشن کیپیبلٹی تھی کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکا. جرمنز نہیں ٹک سکے, جاپنیز نہیں ٹک سکے. تو یہ جو پروڈکشن کیپیبلٹی ہے اب یہ چائنا کے پاس چلی گئی ہے. ایون رشیا اس پروڈکشن کے اندر امریکہ سے آگے نکل گیا, تو اب ان کو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو ڈیفنس سیکٹر جو ہے کیپیبل آف ٹرننگ آؤٹ رفلی 50,000 ڈرونز اس وقت وہ صرف بنا سکتے ہیں, لیکن ان کو 1 ملین ڈرونز ہے وہ بنانے ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب خود امریکنز اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل ایئر کرافٹ ہیں, یعنی کہ جو فائٹر جیٹس ہیں F-35, F-16, یہ وہ سارے, اس کے بارے میں لون مسک اور باقی لوگ کہتے رہیں گے یہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں. اب خود پینٹاگن یہ مان رہا ہے کہ واقعتاً یہ اتنے افیکٹو نہیں ہے, ہمیں ڈرونز بنانے چاہیے, اور چائنا سب سے زیادہ ڈرونز ہی بنا رہا ہے. تو رشیا, چائنا وہ آلریڈی جو ہے بہت بڑی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں ڈرونز ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فائٹر جیٹس تو افیکٹو نہیں ہے, جو یوکرین میں جس طرح کی جنگ جاری ہے, ڈرونز افیکٹو ہیں. اس لیے آپ دیکھیے چائنا وہ ملک ہے جس نے دنیا کا پہلا ڈرون کیریئر جو وہ بنایا ہے, یعنی اس میں ڈرون لے کر وہ کہیں بھی جا کر لانچ کر سکتے ہیں, اور اس کی thousands of کلومیٹر رینج ہے. تو چائنا اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے جس میں اب امریکہ آغاز کر رہا ہے. اور کس لیے آگے جنگیں ہونے جا رہی ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں. ابھی جو نیشنل کالج آف وار ہے اس میں کچھ گھنٹے پہلے پیٹی ہیجس سے جو ہے ان کی سپیچ ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ پینٹاگن جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے, اپنی انڈسٹریل بیس کو اس طرح سے کھڑا کر رہا ہے ٹو اے وار ٹائم فوٹنگ. وار ٹائم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. بلڈنگ فار وکٹریز, ہم جنگیں لڑنے جا رہے ہیں اور فاتح ہونے جا رہے ہیں. پیسہ جو ہے وہ ادھر بہت زیادہ انویسٹ ہوگا, اور وار فائٹنگ ایکوزیشن سسٹم جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں. تو آلریڈی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ وینزویلا کو انویڈ کرنے جا رہا ہے, ایران کے خلاف جنگ کی جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے, چائنا کو ویک کرنے کے لیے پراکسی وار, تائیوان کا مسئلہ, یوکرین کے اندر اس کا رول, تو یہ سارا آلریڈی ہے. اچھا یہ بات ہوگی. اب ذرا آ جائیے جرمنی کے حوالے سے کیا خبر ہے. جرمنی پلیسڈ ایز نیٹوز مین برج ہیڈ ان پوٹینشیل وار ود رشیا. ان کے میڈیا کی ساری رپورٹس ہیں. جرمنی رشیا کے خلاف جنگ ہونے جا رہی ہے. جرمنی مین برج ہیڈ اور مین ہوسٹ ہونے جا رہا ہے اس جنگ کا. ابھی آپ دیکھیں جرمنی کے جو سٹیٹمنٹس ہیں, ان کے جو ارادے ہیں, حالانکہ یہ بڑی عجیب بات ہے. جرمنی نے 2 عالمی جنگیں لڑی, دونوں میں ہارا, اب پھر وہ ایک تیسری عالمی جنگ جب لڑنے جا رہے ہیں. اچھا پچھلی 2 بھی انہوں نے رشین سے لڑی ہیں, اب تیسری بھی وہ رشین سے لڑنے جا رہے ہیں. ان کے میڈیا کے مطابق جرمنی اس وقت پریپیئرنگ کر رہا ہے کہ وہ نیٹو کی جو سینٹرل لاجسٹیکل ہب ہوگی, جہاں پر سب سے زیادہ فوجیں ہوں گی, جہاں سے ویپنز اور یہ ساری جو لاجسٹکس ہیں وہ ساری جاری رہیں گی, اور یہ ایسٹرن فلینک میں سب سے بڑا یہ ملک بن کر جب وہ سامنے آئے گا. پریپیئر ٹو ہینڈل لارج اسکیل ڈپلائمنٹ امڈ رائزنگ ریجنل ٹینشنز. مطلب بیسس دیکھیں 8 لاکھ ٹروپس کو رکھنا کہاں پر ہے, پھر ان کی لاجسٹک سپلائی کوئی چھوٹا کام تھوڑی ہے. تو اس کے لیے بھرپور تیاری اس وقت اور تیزی کے ساتھ یہ جاری ہے. جرمنی ایز نیٹوز کی سٹیجنگ ایریا, 8 لاکھ ٹروپس جو ہیں اور ان کے جو اکوپمنٹس ہیں فرام نیٹو کنٹریز کوڈ بی ڈپلائڈ وایا جرمنی ایٹ شارٹ نوٹس. اس طرح کی تیاری کی جا رہی ہے کہ مطلب ود ان شارٹ نوٹس فوری اتنی بڑی فوجیں. اور ابھی امریکہ کے علاوہ, یعنی امریکہ کے علاوہ یورپ میں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ لاکھوں کی فوج بہت شارٹ نوٹس میں ڈپلائی کر سکے. یعنی جو ٹرانسفر ہے, جو لاجسٹک سپلائی ہے, فوج کو ٹرانسفر کرنا ہے, اکوپمنٹس کو ٹرانسفر کرنا ہے, وہ صرف اس وقت امریکہ کر سکتا ہے. نہ برطانیہ کر سکتا ہے, نہ فرانس کر سکتا ہے, اور جرمنی تو ویسے بھی اتنی بڑی ملٹری پاور ہے نہیں. یہ طاقت اس وقت صرف امریکہ کے پاس ہے. اس لیے اب امریکہ یوکرین جنگ سے پیچھے ہٹ گیا ہے, تو ان کو لالے پڑ گئے کہ اس کو ہم جاری کیسے رکھیں. وہ ایک دوسرے کی بیسز تک استعمال نہیں کر سکتے ہیں
کیونکہ اس کے لیے ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، اگر فرانس کے جیٹس اڑ رہے ہیں اور جا رہے ہیں جرمنی پولینڈ جا رہے ہیں، تو وہاں پر فرانس کا کریو موجود ہونا چاہیے، ان کا انفراسٹرکچر اس بیس پر ہونا چاہیے، تبھی وہ آپریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت اور کیپیبلٹی صرف امریکہ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اب تیزی سے تیاری کر رہے ہیں کہ فوری فوجیں کیسے ڈپلائے ہوں گی، کیسے 8 لاکھ فوجوں کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر ہم نے یہ تیاری نہ کی اور یہ فوجیں ڈس آرگنائزڈ مینر کے اندر آئیں تو پھر ہم جب وہ ہار جائیں گے، اور ٹنلز، پورٹس اور ایئرپورٹس یہ سارے ہمارے جو تباہ ہو جائیں گے۔ جرمنی ملٹری ریڈینس کنسرنز، آپ کو بتایا جب یہ عرب ورلڈ نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو اس میں شکست کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ شکست کی ون آف دا بگ ریزن یہ تھی، ایک تو ٹیکنالوجی گیپ تھا ہی تھا، لیکن اس سے بڑھ کر ڈس آرگنائز تھے۔ پیچھے کوئی ایک کمانڈ سینٹر نہیں، ادھر سے عراق کی فوج آ رہی ہے، ادھر سے جناب مصر کی آ رہی ہے، ادھر سے جارڈن کی آ رہی، کوئی پتہ نہیں ہے، مطلب ایک پیچھے مین کمانڈ سینٹر نہیں ہے کہ بھائی اس وقت انہوں نے حملہ کرنا ہے، اس وقت انہوں نے یہاں پر جانا ہے، بس وہ اپنے اپنے کمانڈ سینٹر سے اٹیک ہو رہے ہیں۔ تو ڈس آرگنائز ہونا یہ سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ فیلئر ہے۔ تو اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جرمنی کے جو جنرلز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب جرمنی کو اپنی جو اپروچ ہے اس کو بدلنا ہوگا، اور اب ہمیں باقاعدہ وار کی تیاری کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں تک ہم نے جنگ کے بارے میں نہیں سوچا، بھئی ورلڈ وار ہوئی نا، دوسری میں بہت برے طریقے سے ہارے، پھر جو ان کے اوپر معاہدے ہوئے $270 بلین انہوں نے پے کیے ہیں، تو فار ٹو لانگ ہم نے وار کے بارے میں نہیں سوچا، بٹ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دا وار اگین۔ اب ہمیں جب جنگ کی طرف سوچنا ہوگا کیونکہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ نیٹو اسسمنٹ آف رشیاز کیپیبلٹیز، بڑی تیزی کے ساتھ رشیا اپنی کیپیبلٹیز بڑھا رہا ہے، اپنا اسلحہ، اس کا سٹاک پائل، ڈرون پروڈکشن بڑھا رہا ہے، اور اس کے جو ٹروپس ہیں وہ 1.5 ملین تک جب وہ پہنچ چکے، اور اس کی ایئر فورس آلریڈی آپریشنل ہے۔ تو ادھر یورپ کا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب آج لنڈن ٹائمز نے کیا لکھا ہے، لنڈن ٹائمز نے یہ لکھا ہے جرمنی کو امیڈیٹلی مزید پبلک فنڈنگ جو ہے ملٹری سٹرینتھ میں لگانی چاہیے۔ یہ بالکل یورپ کا سب سے بڑا زوال ثابت ہوگا اب جنگوں میں جانا۔ آلریڈی اکنامک کرائسس ہے اور لوگ جنگوں کے بہت خلاف ہیں جرمنی میں، مطلب وہ کینیڈا میں جو انہوں نے ریکروٹمنٹ کا جو انہوں نے نوٹس دیا تھا کہ اتنے ہونے چاہیے، جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا، اتنے لوگ بھرتی نہیں کر سکے، نہ جرمنی میں نہ کینیڈا میں، یہ صورتحال ہے۔ تو لوگ بالکل جنگ میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ یہ غیر ضروری ہے، کوئی ضرورت نہیں اس جنگ کی، یہ ایک اننیسیسریلی ایک آپ کہہ لیں کہ خود چھیڑی گئی جنگ ہے جس کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ تو لنڈن ٹائم کہہ رہا ہے کہ جرمنی کو پیسہ پبلک فنڈ سے نکال کر ادھر لگانا چاہیے، یہ تو یورپ کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ بہرحال گارڈین نے لکھا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ پہلی بار رشیا اور چائنا کے سامنے اپنے نیریٹیوز میں ہار رہا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اس پر کام کرنا ہوگا۔ اور اس میں آگے لکھا گیا ہے کہ آلریڈی یہ کام شروع ہو چکا ہے کہ ویسٹ کو ایز اے گڈ گائے کے طور پر دکھایا جائے، اور چائنا، رشیا، ایران یہ دنیا کے ولن ہیں اس طرح سے، اور یہ جو ہے وہ اچھے ہیں، اور اب یہ فریڈم کے لیے لڑیں گے۔ اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ریمینز آن ہائی الرٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف اینڈ ایلائز ان دا ریجن۔ نارتھ کوریا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔